आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत दोस्तों। आज हम मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट पे बात करेंगे और अब हम चैप्टर के अंत पे पहुंच गए हैं। फिर मैं कल एक छोटा सा लेक्चर लूंगा रोल ऑफ राज्यसभा और फिर इस पार्लियामेंट चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो लक्ष्मीकांत का सबसे बड़ा चैप्टर था और 7-8 लेक्चर्स में मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीनियर्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों ये सब मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो आपका एक रिवीजन ही हो जाएगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, कॉन्स्टिट्यूशनल, सारी चीजें हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो आपको पता ही है कि 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट ही लोकसभा राज्यसभा कानून बनाएंगे। स्टेट लिस्ट में राज्य कानून बनाते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन यहां पे पार्लियामेंट की ताकत ज्यादा होती है। ठीक है ना, पार्लियामेंट की कॉन्करेंट लिस्ट में ताकत ज्यादा होती है और रेजिडुअरी सब्जेक्ट भी पार्लियामेंट के ही पास है। ठीक है ना, हालांकि अगर मतलब रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो वो वैसे मतलब 3 लिस्टों में इनुमरेट नहीं किया है। ठीक है, बट कंकरेंट लिस्ट में ही उसको डाल दिया है। ठीक है, तो अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो यहां पे पार्लियामेंट के पास ज्यादा ताकत है देन स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है ना, स्टेट लिस्ट की बात करें तो राज्यों को ज्यादा ताकत है। राज्यों को अल्टीमेटली स्टेट सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें वो अपना कानून बना सकते हैं जो उसमें दिए हुए हैं। ठीक है ना, लेकिन वहां पे भी लिमिटेशंस है। ठीक है ना, स्टेट में भी 61 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब 61 सब्जेक्ट 61 सब्जेक्ट्स पे स्टेट लेजिस्लेचर की ही चलेगी। ठीक है, लेकिन विद इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के ही अंडर उनको रहना होगा। साथ ही साथ अगर 5 सर्कमस्टेंसेस, 5 कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, जैसे अगर राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास कर देता है, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, या फिर दो और एक से ज्यादा राज्य अगर ज्वाइंट रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट से कि आप चेंजेस करो, आप स्टेट लिस्ट में जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं उसमें कानून बनाओ, या फिर अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर की नहीं चलती है, पार्लियामेंट की ही चलती है। अब ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एग्जीक्यूटिव पावर आपको पता ही है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट। ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। फाइनेंशियल पावर्स की बात करें दोस्तों तो आपको पता ही है कि बजट जो है वो पार्लियामेंट में ही पेश किया जाता है। ठीक है ना, लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा ताकत है, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो ग्रांट मिलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड, ये सब स्टेट में भी हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में तो होता ही होता है। ठीक है ना, तो बजटरी कंट्रोल जो है वो भी पार्लियामेंट के पास होता है, पार्लियामेंट ही उसे अप्रूवल देता है बजट को। ठीक है, तो ये चीज है। अब अगर मान लीजिए कि पैसा ग्रांट किया गया और उसको स्पेंड नहीं किया, ठीक है, बैलेंस एक्सपायर हो जाता है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही वो वापस चला जाता है। ये सब मैंने आपको बताया था ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज एक्सपेंडिचर होता है और एक एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया। चार्ज एक्सपेंडिचर में सैलरी आ जाती है जिसमें हम वोट नहीं करते, लेकिन अगर हमको पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि ये मेन फंड होता है सरकार का, तो अब हमको वोटिंग करनी पड़ती है, पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन चाहिए होता है। ठीक है ना, तो अगर सरकार पूरे साल में जो पैसा एलोकेट हुआ, अगर सरकार ने वो स्पेंड नहीं किया तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही चला जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कंस्टिट्यूएंट पावर एंड फंक्शन की बात करते हैं। अब इसको भी मैं बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, यहां पे भी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो पूरी ताकत पार्लियामेंट को ही दी गई है। ठीक है ना, बस स्टेट लेजिस्लेचर के पास इतनी ताकत है कि अगर उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है, अबॉलिश करना है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 370, वो भी ताकत पार्लियामेंट को दी है, ये सब कवर्ड है। जुडिशियल पावर की बात करें तो आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट को इंपीच कर सकता है वो, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है पार्लियामेंट, रिमूवल ऑफ जजेस भी रिकमेंड कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट के इलेक्शन कमिश्नर और कैग के, इसको भी हटाने के लिए पार्लियामेंट इधर रिकमेंड कर सकता है। ठीक है, और जो मेंबर्स होते हैं अगर उन्होंने कुछ गलत किया, प्रिविलेजेस को ब्रीच किया, उनको भी वो पनिश कर सकता है। समझ रहे हैं? अब दोस्तों इलेक्टोरल पावर्स की बात करें तो आपको पता ही है कि भैया इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करता है,
वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करता है, स्पीकर को भी इलेक्ट करता है, डेप्यूटी स्पीकर। तो ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं। और ये देख लीजिए, अदर पावर्स एंड फंक्शन में आपको पता है कि हाईएस्ट बॉडी होती है भैया कंट्री, हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी होती है। ठीक है, तीन तरीके की इमरजेंसी, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल, प्रेसिडेंट ही लगाता है, जो कि पार्लियामेंट का ही पार्ट है। ठीक है ना। एबॉलिश और क्रिएट कर सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी। ठीक है, बट इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो रिकमेंड करती है। और जो हमारी बाउंड्रीज है, स्टेट को तोड़ सकता है और मर्ज भी कर सकता है एक से ज्यादा स्टेट्स को। तो ये सब मैंने कवर किया है, लेक्चर्स अवेलेबल है। अब ये सब आपने देखा, बहुत ही आइडिया लग रहा होगा, सब कुछ बढ़िया, लेकिन क्या ऐसा होता है? प्रैक्टिकली देखिए तो ऐसा नहीं होता है। हमारी पार्लियामेंट, हमारी जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है वो इनफेक्टिव तो है कुछ मामलों में। प्रैक्टिकली जो चीज हमने पढ़ी, जो किताब में लिखी, जो हमारे संविधान में लिखा, उस तरीके से होता नहीं है। क्यों? पहली बात तो रूल्स एंड प्रोसीजर, भैया यहां पे 10वीं फेल नेता भी सांसद बन सकता है। अब उस इंसान को पढ़ना पसंद नहीं, ठीक है, पढ़ता नहीं, उसको क्या नॉलेज होगी इन सबकी? टेक्निकली तो हर किसी को संविधान हमारा पढ़ के आना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन पता होनी चाहिए, बट किसी को पता नहीं होते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सब टेक्निकल प्रोसीजर है। ठीक है, तो जो टेक्निकल नेचर है, जैसे डिमांड, ग्रांट्स के लिए जो डिमांड होती है वो बहुत ही टेक्निकल है, हमने आपको बताया है ना। तो वहां पे ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस को पता ही नहीं होता है, समझ ही नहीं आता है। उसके बाद ऑपोजिशन अगर अच्छा ना हो, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर अच्छा ऑपोजिशन नहीं हो तो सरकार का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कौन करेगा? ठीक है, और जो पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है वो ज्यादातर पॉलिटिकल होता है। जो रूलिंग पार्टी होती है वही पार्लियामेंट को कंट्रोल करती है। इसकी वजह से भी प्रेसिडेंट जो है वो फ्रीक्वेंट प्रोमलगेशन देता रहता है। वो भी एक तरीके से जो रूलिंग पार्टी है, ज्यादातर मामलों में हमने देखा है कि उसी को ही फेवर करता है। और पार्लियामेंट का साइज इतना बड़ा है कि कभी कभी ये अनमैनेजेबल हो जाता है। समझ गए? तो हमारी पार्लियामेंट बहुत ही आइडियल सिचुएशन क्रिएट की गई है कि पार्लियामेंट काम करे, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात कर लेते हैं। प्रिविलेज देखिए, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर आप सांसद हैं, तो आपको इम्यूनिटीज मिलती हैं, आपके स्पेशल राइट्स होते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि ये जो सांसद हैं ये इतना हंगामा करते हैं, जो एमपीज होते हैं, और इनके ऊपर मुकदमा, क्या पुलिस इनको अरेस्ट नहीं कर सकती? क्या इनके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी नहीं बैठ सकती? इनके पास दोस्तों कुछ इम्यूनिटीज होती है, कुछ पावर्स होती हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपको जनता चुन के भेज रही है और आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अगर खड़े हैं, तो हम बात करेंगे कि आपको इम्यूनिटीज तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, तो स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज और एग्जेम्पशंस जो टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट है वो एंजॉय करते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं वो बहुत एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब इसे जरूरी भी है। अगर मान लीजिए कि इनके क्वेश्चंस, मतलब जो भी ये सवाल उठाएंगे, अब बार बार इसकी इंक्वायरी की जाएगी तो ये काम ही नहीं कर पाएंगे। तो भैया डिग्निटी और ऑनर ऑफ द पार्लियामेंट को बचाने के लिए भी इनको प्रिविलेजेस दी जाती है। ठीक है, अब ये क्या प्रिविलेजेस होती है, क्या जो एमपीज होते हैं वो एंजॉय करते हैं? दो तरीके का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले तो जो इंडिविजुअली एंजॉय होती है, मतलब एक मेंबर के पास कितनी ताकत है। जब भी कोई मेंबर, कोई इंसान जो है, मेंबर तो नहीं, कोई इंसान जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है तो उसके पास ताकत होती है, तो वो होती है इंडिविजुअल प्रिविलेज। उसके पास खुद के पास कितनी ताकत है, हाउस के एक एक मेंबर्स के पास कितनी ताकत है। दूसरा होता है कलेक्टिव प्रिविलेज। ठीक है, जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास ताकत होती है, जो प्रिविलेज होती है। ठीक है, तो पहले हम कलेक्टिव प्रिविलेज की बात करते हैं। कलेक्टिव प्रिविलेज मतलब लोकसभा के पास क्या क्या ताकत है और राज्यसभा के पास क्या क्या ताकत है। अब लोकसभा की बात करें दोस्तों, तो रिपोर्ट्स, डिबेट्स, प्रोसीडिंग्स सब पब्लिश किया जा सकता है। जो प्रेस है वो इसको बिल्कुल दिखा सकता है, लेकिन आपको हाउस की परमिशन चाहिए होती है। समझ रहे हैं? अगर परमिशन मिल गई तभी आप सही रिपोर्ट दिखाएंगे, गलत नहीं दिखाएंगे। ठीक है, स्ट्रेंजर्स की कोई जगह नहीं, बाहरी इंसान जो है वो यहां पे नहीं आ सकता, उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। सीक्रेट सिटिंग बुलाई जाती है प्रेसिडेंट द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए सीक्रेट सिटिंग भी होती है। ठीक है, और उसमें बाहर के लोग नहीं होते हैं। मेंबर्स को पनिश भी किया जा सकता है अगर वो अपनी प्रिविलेज को ब्रीच करते हैं, कुछ गलत चीज करते हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई, पनिश मतलब डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि इनको सजा वजा, मैंने बताया ना, इनको भी इम्यूनिटी मिलती है। रूल्स बना सकती है, आपको पता ही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है बहुत सारे। तो रूल्स एंड प्रोसीजर्स, जो पार्लियामेंट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं उसमें दिए हैं।
ठीक है, हमने देखा था ना कि बहुत सारी चीजें तो संविधान में नहीं दी हैं, बाकायदा जो पार्लियामेंट के रूल्स होते हैं उसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब यहां पे इनके पास ये भी राइट है कि तुरंत इंफॉर्मेशन, किसी को अरेस्ट किया गया, डिटेंशन किया गया, इंप्रिजनमेंट अगर किसी का हुआ, तो ये पार्लियामेंट को बताना भी पड़ता है। आपने देखा होगा कि आज इस पर डिस्कशन होगा, ठीक है, कल लोकसभा पे इस पर डिस्कशन होगा। ठीक है, कोर्ट बिल्कुल अलग है, जुडिशरी पार्लियामेंट में इंटरफियर नहीं करता। ठीक है, तो जो हाउस की प्रोसीडिंग्स होती है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये भी चीज है, अगर अटेंडेंस सही नहीं बैठ रही है, जो मेंबर्स है वो नहीं आ रहे हैं, तो उन पे भी इंक्वायरी हो सकती है। ठीक है, नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड और नो लीगल प्रोसेस कैन बी सर्व्ड विद इन द प्रीसेंट ऑफ द हाउस। समझ रहे हैं? अगर एक इंसान ने, जो मेंबर है हाउस का, उसने पार्लियामेंट में कदम रख दिया, पार्लियामेंट के अंदर चला गया, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज। अब इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, जो मेंबर्स होते हैं, जब सेशन चल रहा होता है तो उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। 40 दिन शुरुआत के और आखिरी के 40 दिन उनको नहीं अरेस्ट किया जा सकता। ठीक है, लेकिन ये जो प्रिविलेजेस होती हैं ये खाली सिविल केसेस में होती है, क्रिमिनल केसेस में नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, तो ये तो क्रिमिनल केस बन गया, किसी को मार दिया, तब अरेस्ट किया जा सकता है एमपी को, तो सिविल केसेस में होती है। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में ये प्रिविलेज जो है, ये ताकत जो है एमपीस को नहीं मिलती। पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, बवाल मचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये चीज है, और कोई भी कुछ नहीं कहेगा। हालांकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये ताकत होती है, वोट भी कर सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट वोट भी कर सकता है, मतलब पार्लियामेंट का जो मेंबर है वो वोट करता है। ठीक है, पार्लियामेंट तो वैसे वोटिंग पे ही चलती है, तो वोट की भी ताकत जो है वो मेंबर्स को दी गई होती है। ठीक है, और ज्यूरी सर्विस एग्जेम्प्ट, इनके ऊपर भी जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हो सकती। इनफैक्ट ये दे कैन रिफ्यूज टू गिव एनी एविडेंस एंड अपीयर एज अ विटनेस इन अ केस। समझ रहे हैं? तो ये चीजें हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप यही याद रखिए कि जब ये पार्लियामेंट में होंगे, जो इंडिविजुअल हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यहां तक कि जब तक सेशन ऑफ पार्लियामेंट, आप सोचते होंगे ना कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, बहुत सारे एमपीज हैं, इनमें क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, लेकिन भैया 3 सेशन होते हैं हमारे यहाँ। तो जब तक ये सेशन चलते हैं, ठीक है, 6 महीने तक चलते हैं, तो 6 महीने तो इनको अरेस्ट ही नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट ये बताया ना मैंने कि दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जूरी सर्विस, ये कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ठीक है, कोर्ट में भी मना कर सकते हैं कि अभी सेशन चल रहा है और हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इम्यूनिटी है, हमारे पास पावर है। तो कोई अगर केस है कोर्ट में पेंडिंग है, वो भी अटेंड नहीं करेंगे। तो ये इंडिविजुअल प्रिविलेज होती है, बहुत ही तगड़ी। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा, क्लियरिटी है, बहुत बढ़िया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।